नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार को आखिर क्यों चाहिए यही ईडी डायरेक्टर जिनका नाम है संजय मिश्रा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब या तो प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं या अमित शाह। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम जैसे तमाम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वो ईडी डायरेक्टर हैं जिन्हें 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, एक साल करके। इनके एक्सटेंशन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एतराज किया, कई याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका एक्सटेंशन इल्लीगल है, गलत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके एक्सटेंशन की जो म्याद थी नवंबर 2023 तक, तीसरे एक्सटेंशन की, उसे कम किया और एक फैसला दिया 11 जुलाई को कि इन्हें हर हाल में 31 जुलाई तक इनके पद से रुखसत कीजिए और नए ईडी डायरेक्टर की तैनाती कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बहुत दलीलें दी थी, कई बार, कई सुनवाई के दौरान, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक न सुनी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के सामने, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ कहें या उस फैसले पर पुनर्विचार के लिए, मोदी सरकार फिर से गई गुहार लगाने कि माय लॉर्ड, जिस ईडी डायरेक्टर को आपने 31 जुलाई तक उनके पद से रुखसत करने का आदेश दिया है, उन्हें कुछ दिन के लिए और मोहलत दी जाए, उन्हें अक्टूबर तक उनके पद पर रहने दिया जाए, क्योंकि देश हित में उनका रहना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फंडिंग तक कई ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं जिसके लिए उनका रहना जरूरी है। कल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी गई, आज सुनवाई हुई, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। फैसला ये कि 3 जजों की पीठ ने कह दिया कि ठीक है, हम इनको 45 दिन की और मोहलत देते हैं। कोई दूसरी परिस्थिति होती तो हम अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करते, लेकिन आपने जो दलीलें दी हैं उन दलीलों को सुनकर हम 45 दिन की मोहलत देते हैं। वो मोहलत 45 दिन की खत्म होती है 15 सितंबर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख मुकर्रर कर दी कि 15 सितंबर तक इस ईडी डायरेक्टर को, जिनका नाम संजय मिश्रा है, इनके पद पर रहने देते हैं। उसके बाद नए ईडी डायरेक्टर की तलाश कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार जो अपील लेकर गई थी, आधा तो पक्ष में लेकर आई, लेकिन अक्टूबर तक जो तैनाती मोदी सरकार चाहती थी उससे पहले इन्हें रुखसत होना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और क्यों सुप्रीम कोर्ट में बार बार एक ही ईडी डायरेक्टर को बनाए रखने के लिए सरकार जा रही थी, फटकार के बाद फिर गई। समझने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने मोदी सरकार की तरफ से पैरवी की। जो याचिका करता है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला से लेकर जया ठाकुर और महुआ मोइत्रा, कॉमन कॉज जैसी एनजीओ, उनकी तरफ से भी वकीलों का जत्था या दस्ता था। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जस्टिस गवई और 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल, 3 जजों की बेंच ने 45 दिन की मोहलत कैसे दी मोदी सरकार को, ये भी समझेंगे। हमारे साथ हैं NK सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, अदालती प्रक्रिया, संवैधानिक स्थिति को समझते हैं। पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को इन्होंने गौर से देखा है। अब इनसे समझते हैं। अब भी समझिए इसका राजनीतिक मायने भी कुछ है क्या। लेकिन पहले क्या हुआ कोर्ट में और क्यों कोर्ट ने 45 दिन की मोहलत दी? अजीत जी, इसके पहले कि हम ये पूरा डिटेल दें, इसमें एक चीज़ और जोड़ दें कि कोर्ट ने ये जजमेंट तो दिया कि 15 सितंबर तक हम एक्सटेंड करते हैं, लेकिन आप ज़रा उसका टोन देखिए। कोर्ट का जो ये फैसला आया कि अच्छा ठीक है साहब, 15 अक्टूबर तो नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन 15 सितंबर तक, मतलब 1.5 महीने हम रहने देंगे। लेकिन उसका ज़रा टोन गौर कीजिएगा। We permit ED director to continue till September 15, 2023. No further application shall be entertained for extension of tenure. और इसके बाद अगला सेंटेंस है, SK Mishra shall cease to be ED director from the night of September 15. मतलब कि बड़ा स्पेसिफिक कि 15 सितंबर की रात के बाद, उसके बाद ये पद पे रात को 12 बजे के बाद, और आना भी नहीं उसके बाद दोबारा अर्जी लेकर, ये भी कहा। अब आना भी नहीं अर्जी लेके। अब इसकी ये फैसला किया क्यों? कई बार होता है कि कोर्ट को एक ये जानते हुए कि ये वैलिड नहीं है, उसको एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई एक दलील ये आई है और दलील ठीक है। भारत के इतिहास में इस तरह की दलील मुझे लगता है कि फिर किसी पहले केस में नहीं आई है। इसमें यहां तक कह दिया गया कि साहब
अगर रेटिंग ये गिर गई, ईडी ये नहीं रहेंगे डायरेक्टर, और साहब अगर रेटिंग गिर गई तो हमें लोन लेना बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से बंद हो जाएगा, हमारी रेटिंग नीचे आ जाएगी, मतलब कि हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अरे आपके मोदी जी का ये तीसरे $3 ट्रिलियन तीसरे नंबर पे आ रहा है, और आपने दलीलें ऐसी दी है कि एक ईडी डायरेक्टर अगर नहीं रहेगा तो साहब ये तो बिल्कुल कयामत बर्पा हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि इतना बचकाना ये सरकार का ये दलील था, और उस पर कहा भी क्वेश्चन, तो मैं पूरा डिटेल्स उसमें बताना चाहता हूं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ये धीरे से बताया गया कि साहब ये पहली बार पीयर रिव्यू का मतलब होता है इस बॉडी में जो जिसके आधार पे इन्होंने ये एक्सटेंशन मांगा था वो है क्या। सबसे पहले वो हमें बताना जरूरी है, वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 1989 में बना था, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये देश की जो सरकारें होती हैं उन्होंने तय करके, और इसमें 39 मेंबर्स हैं। इसकी रेटिंग जो होती है, इस 3 तरह की होती है। एक तो होता है कि ये ब्राउन लिस्ट में तो आ गई, ब्लू लिस्ट में, और एक होता है जो ब्लैक लिस्ट होती है, और एक होता है कि नहीं साहब फाइनेंशियल ये जो डायरेक्शन है ये मान रहे हैं। तो आज कोर्ट में पूछा गया, अच्छा बताइए आप किस लिस्ट में हैं? तो बोले साहब हम तो कंप्लायंट लिस्ट में हैं। ये एसजी ने कहा, जब कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो कंप्लायंट लिस्ट में हैं। तो बोले कि तो दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये पहली बार पीयर रिव्यू हो रहा है, मतलब सब देश मिलकर करेंगे। उनका इशारा ये था कि साहब पाकिस्तान हम लोग को मेलाइन कर सकता है और इससे हमारा नुकसान होगा। ये फालतू बात थी, क्योंकि पाकिस्तान किसी को क्या मेलाइन करेगा? जो आदमी 4 साल खुद रहा है ब्लैक लिस्ट में, जिस टेरर फंडिंग के लिए माना जाता है। मेलाइन करेगा या नहीं, एक सवाल एक संस्था का है। ईडी एक संस्था है, उस संस्था का डायरेक्टर कोई भी कैपेबल अधिकारी को रखिए, उसकी डीलिंग से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि इस आधार पर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये पहली बार तो हुआ नहीं, ये बात तो 2 साल से हो रहा है, दूसरे एक्सटेंशन से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज किया, आप अध्यादेश ले आए। मतलब आपकी मंशा पहले से गलत थी, संदिग्ध थी कि हमको इसी को बनाए रखना है, उसके लिए जैसे होता है आप अध्यादेश दिल्ली सरकार को लेकर आए उससे। मतलब ये बहुत हल्की बहालीबाजी लगी सरकार की, और उन्होंने देश की इज्जत को ताक पे रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन करवाने के लिए देश की इज्जत, क्या ये भारत इतना कमजोर हो गया है कि आपका एक ईडी नहीं रहेगा तो साहब दुनिया की नजरों में इसकी रेटिंग गिर जाएगी? एक इंपॉर्टेंट है इसमें जो है, आप भी बताइएगा कि अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, अनूप चौधरी ने क्या क्या कहा, वकीलों ने याचिकाकर्ता की तरफ से। जैसे सिंघवी ने कहा, दिस इज लाइक सेइंग हेवंस विल फॉल इफ द कोर्ट डजंट डू इट। मतलब ये बहुत गंभीर, मतलब चूंकि वकीलों ने कहा, उसके बाद है द कोर्ट हैड डेल्ट विथ FATF, दिस इज लाइक ए रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट, दिस इज लाइक होल कंट्री इन शोल्डर ऑफ वन पर्सन, इट इज बीइंग टोल्ड व्हाई। तो मतलब ये सबने, वकीलों ने भी कहा कि एक आदमी के लिए आप एक ईडी डायरेक्टर को बनाए रखने के लिए इतनी दलीलें दे रहे हैं। नहीं, दलीलें उसमें एक चीज और भी कही, अनूप चौधरी ने बहुत अच्छी इसमें बात कही कि साहब ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ईडी तो उसमें एक छोटा सा पसंगा है, उसमें SFIO है, आप जानते हैं कि वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। SFIO अब तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वॉल्व है, और इसका हेड होता है रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो यही कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, अशोक इन्होंने चौधरी ने, ये सब लोगों ने कहा कि साहब एक ईडी तो उसका छोटा सा अंग होता है इस पूरे रिव्यू का, लेकिन आप एक ईडी के डायरेक्टर से, जबकि रेवेन्यू सेक्रेटरी इसको हेड करता है, तो एक इसको आप इसके नाम पे कि साहब वो नहीं रहेगा तो सब बिल्कुल सब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी रेपुटेशन तो आपके ऐसे ही खराब हो गई है। जब आपने ईडी को लेके इलीगल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो आपकी रेपुटेशन तो ऐसे ही खराब हो। जब कह दिया कि अपॉइंटमेंट ही इलीगल है, इससे बड़ी बात क्या हो? तो इससे रेपुटेशन आपकी और क्या खराब होगी? अब उसको आप, अच्छा आप कह रहे हैं कि साहब वो रिकॉर्ड्स वगैरह प्रेजेंट करना होता है और पीयर रिव्यू है तो साहब वही जानता है। अरे ये कोई लॉजिक ही नहीं था। तो यही बार बार अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह ने कहा। तो उनका पॉइंट बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी का है आपके पास? जी हाँ, जी हाँ, आपको ये बता दें दर्शकों को कि बार एंड बेंच के हवाले से है, जो बार एंड बेंच
एक वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट, उसके हवाले से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हमारे पास आई है। जी जी, अच्छा, इसमें जरा गौर कीजिएगा, जब एसजी बोल रहे थे तो अचानक एएसजी ने इंटरवीन किया, एडिशनल सरकार की तरफ से। एडिशनल सॉलिसिटर ने कहा दिस कैन लीड टू रेपुटेशनल डैमेज एंड दिस कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कंट्रीज इमेज एंड कंट्रीज एबिलिटी टू गेट एड फ्रॉम बैंक्स। आप बताइए, एएसजी साहब ये कह रहे हैं कि साहब इसका रेपुटेशन डैमेज, एक ईडी का डायरेक्टर अगर एक्सटेंशन नहीं पाया तो उससे रेपुटेशन देश की खराब हो जाएगी और उससे जो बैंक से लोन वगैरह मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अब आप इसका दूसरा पहलू देखिए, इस पे जो पूछा गया कि भाई एक ईडी का रोल इसमें तो पीएमएलएल को लेके है, जबकि ये जो एफएटीएफ है ये तो लंबा चौड़ा काम देखता है, बहुत सारी चीजें इसके उसमें हैं। तो आप एक ईडी के डायरेक्टर के भरोसे आप पूरा का पूरा क्यों कह रहे हैं? और ये एक बात जस्टिस गवई ने भी पूछी कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के होने से इतना बड़ा ये हो जाएगा, तो उसमें जस्टिस गवई ने कहा टेरर फाइनेंसिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईडी, क्योंकि ये टेरर फंडिंग भी देखता है। तो जस्टिस गवई ने कहा कि भाई टेरर फाइनेंसिंग ये तो ईडी का काम भी नहीं है। तो इन्होंने कहा सर वो हवाला के ट्रांजैक्शन के थ्रू है। अब मतलब अननेसेसरी एक वो था कि अच्छा हवाला ट्रांजैक्शन तो एक केस ही अलग है, तो इन्होंने कहा कि हवाला के ट्रांजैक्शन की वजह से ये सब उसमें आता है। दरअसल ये मुझे लगता है जो प्रोसीडिंग के हिस्से पढ़ के कि ये इनको बनाए रखने के लिए चाहते तो थे, सरकार तो चाहती थी कि इनको एटलीस्ट अक्टूबर तक रखा जाए। जी, टर्म इनका नवंबर के आखिर तक है। नहीं, हकीकत तो ये कि 5 साल का एक्सटेंशन कर रखा है। सही बात है, कर ही रखा, 3 साल तो चला ही, 2 साल रेगुलर में आए 2018 में, 20 से एक्सटेंशन, 21 से एक्सटेंशन और उसके बाद अभी 23 तक। और यह खास बात है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, इसी बेंच ने पहले भी कहा, क्या आपके पास कोई दूसरा काबिल अफसर नहीं है? जब कहा गया कि देश हित में रहना जरूरी है तो कहा गया क्या अगर मिश्रा नहीं रहेंगे, संजय मिश्रा, तो क्या ईडी नहीं चलेगा? इस तरह की बातें की गई। दिलचस्प एक और था कि पिटिशनर के काउंसिल ने कहा कि साहब इन्होंने कहा, एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने, कि साहब इस पे हवाला, मैंने जो बता रहा था, हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, और पाकिस्तान इसी चक्कर में ग्रे लिस्ट में आ गया। दरअसल पाकिस्तान 4 साल, तो पाकिस्तान का तो धंधा है, पाकिस्तान तो टेरर फंडिंग के लिए तो मतलब दुनिया में जाना जाता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसको एफएटीएफ ने 4 साल के लिए ग्रे लिस्ट में डाल दिया, बीच में रोक के, और 4 साल टोटल रहा है ये ग्रे लिस्ट में। तो इन्होंने कहा जब हवाला ट्रांजैक्शन कि साहब वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में इसी चक्कर में हवाला ट्रांजैक्शन की वजह से, तो पिटिशनर के काउंसिल ने कहा कि देखिए पाकिस्तान को इसमें बीच में ना लाइए। तो एसजी ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हम ला रहे हैं, बिल्कुल सारी कोई कंपैरिजन नहीं इंडिया का पाकिस्तान का, हमारे साथ वो क्या कंपैरिजन है, क्योंकि उनको लगा कि गलती हो जाएगी। तो फिर उसके बाद एसजी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा हम लोग किस लिस्ट में हैं? गवई साहब ने कहा कि जस्टिस गवई ने कि हम लोग किस लिस्ट में हैं? तो इन्होंने कहा वी आर इन कंप्लायंट कंट्रीज। तो आप कंप्लायंट कंट्रीज में हैं और दुनिया जानती है भारत एक डिफरेंट काइंड की डेमोक्रेसी है, तो कंप्लायंट लिस्ट में है, इसमें कोई खास बात नहीं। देखिए मैं बीच में कह रहा हूं, ये सबसे लग रहा है ये सब थोथी दलीलें दी जा रही थी कि किसी ढंग से इनको नेशनल इंटरेस्ट में बनाए रखा जाए। इससे बड़ा सवाल फिर ये है ना कि एक खतरा अजीत जी दूसरा है, थोथी दलीलें नहीं थी। जानते हुआ क्या है, आपने डेलिबरेटली इसको ये बताया कि साहब अगर ये नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट तो कॉस्ट आपने इसकी इतनी कर दी है। दरअसल ये कंट्री के रेपुटेशन को आज आपकी दलित ने डैमेज कर दिया। जो कंट्री की रेपुटेशन है ये इससे जाएगी कि भाई इस देश में एक ईडी डायरेक्टर नहीं रहेगा जो सरकार चाहती है, तो कंट्री तो ढह जाएगी। मतलब इससे संस्था के होने पर भी सवाल है ना कि संस्था ईडी एक व्यक्ति पर चल रहा है, एक व्यक्ति पे संजय मिश्रा नहीं तो ईडी। कैसी है सरकार की एक व्यक्ति के भरोसे ये पूरा छोड़ दिया है। तो ये जो खोखली दलीलें नहीं है, मैं खोखली बचाने के लिए आपने सब दलीलें सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये बताया कि साहब वो तो ऐसा होगा कि अगर नहीं होगा तो हम लोग भी क्या पता ग्रे लिस्ट पे चले जाएं। मतलब इस तरह का इंप्रेशन ऑरा क्रिएट किया। एक और चीज मैं देख रहा हूं, प्रशांत भूषण ने बड़ा दिलचस्प कहा, जो कॉमन कॉज की तरफ से थे, उन्होंने कह दिया कि अगर जरूरी लगता है, इफ द ईडी डायरेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट ही कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल डायरेक्टर
टू द ईडी डायरेक्टर। ये सजेशन बड़ा अच्छा था। हाँ, रिटायर कर दो और उनको एडवाइजर रखो, जैसे अवनीश अवस्थी लखनऊ में है, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर तमाम एडवाइजर्स में बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, और चैनल में भी होते हैं, कंसल्टिंग एडिटर बनते हैं। जी, तो यही है कि आप इसको, बड़ा अच्छा प्रशांत भूषण का सलाह था कि भाई अगर वो इतने इंडिस्पेंसिबल हैं तो उनको आप पद से हटा दीजिए, स्पेशल एडवाइजर करके रख लीजिए, कागज का जो कुछ भी करना है वो करते रहेंगे। तो, लेकिन सरकार को ये तो मंजूर नहीं ना, क्योंकि ईडी का खेल ही बिल्कुल अलग है, ईडी डायरेक्टर से चीजें बिल्कुल अलग है। तो मुझे लग रहा है कि आज उन्होंने कंट्री की रेपुटेशन दांव पे लगा के सुप्रीम कोर्ट में ये एक्सटेंशन चाहा है। मुझे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, मैं एक लंबे अरसे से कोर्ट केसेस देख रहा हूं कि कोर्ट में कैसे दलील होती है, मुझे समझ में नहीं आया कि जब ये कोर्ट में सरकार कह रही है कि साहब कंट्री की रेपुटेशन नेगेटिव रेपुटेशन हो जाएगी। आप जरा सोचिए कि ईडी के डायरेक्टर के 3 महीने न रहने पे कंट्री की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो ये मोदी जी जो घूम के पूरी दुनिया में रेपुटेशन कर रहे हैं, इसका क्या होगा? सही बात है। आप जो कह रहे हैं कि 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसका क्या होगा? लेकिन बात तो आपने कंट्री की प्रेस्टीज को आज दांव पे लगा के ये एक्सटेंशन चाहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे राज कुछ और है। राज तो यही है जो छापे पड़ रहे, देखिए राज है, इस पन्ने में राज दर्ज है। इधर देखिए पीछे, ये है कि ईडी ने कितने छापे मारे हैं 2014 के बाद से। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, ईडी केसेस 4 गुना बढ़े हैं। 95% आर फ्रॉम अपोजिशन। ये राज है। ईडी की कार्रवाई, ईडी के छापे, ईडी के निशाने पर विपक्ष के नेता पिछले 10-9 साल में ज्यादा रहे, कई गुना, 95%। अब एक आंकड़ा है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से पिछले साल, ये आंकड़ा है कि एनडीए में कितने ईडी में मामले दर्ज हुए और यूपीए में। एनडीए काल में, मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूं समझने के लिए, जिससे आपको पता चले कि ये जो मिश्रा जी क्यों जरूरत है। एनडीए के कार्यकाल में 2014 से 121 पॉलिटिकल लीडर्स अंडर प्रोब आईडी के, जिसमें 115 अपोजिशन लीडर है, सिर्फ बीजेपी एंड अलायंस 6 है। बस ये आंकड़ा सामने है, क्योंकि ईडी पर ये आरोप तो लगा ही रही है जो विपक्ष के नेता, और ये हम देख रहे हैं कि कैसे जिसके पीछे ईडी रहती है वो अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है या सरकार में या साझा या पार्टनर, ईडी शामिल हो जाती है। इसमें एक चीज और जोड़ दें, अब आज के इस फैसले के बाद हमें, आपको, सुप्रीम कोर्ट को और देश की जनता को ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब 2 काम होंगे। अगर ये है तो ईडी या तो कुछ केसेस वो करेगी जिनसे डील हो चुका होगा, जैसे पॉलिटिकल डील होते हैं कि आपसे कहा गया कि नोटिस दे दी गई और जैसे ही आप पार्टी में आए तो केस ठंडा हो गया। तो या तो वो केसेस ठंडे होने के लिए पर्पस होगा, या ये होगा कि किसी तरह से कुछ नए लोगों को इसमें, ताकि कुछ एडजस्टमेंट हो सके। तो कुछ अनफिनिश्ड टास्क होगा, अनफिनिश्ड एजेंडा होगा, जो इन्हीं के हाथ में होगा। ये 45 दिन में पूरा कर लीजिए। 45, अच्छा, उसमें एक्चुअली कागजों में, उसके बाद वो चले भी जाए तो वो बाकायदे कागजों में आ जाएगा, हो गया, क्योंकि ये पीछे से काम पॉलिटिकल होती रहेगी। बुनियाद ये बना जो रहे होंगे 2-4-6 महीने 1 साल से किसी के बारे में, पॉलिटिकल अपोनेंट के बारे में, जो भी है वो बुनियाद पर इमारत खड़ी करके जाएंगे। वरना कोई भी गवर्नमेंट इतनी गिड़गिड़ाती नहीं कि साहब कयामत बर्पा हो जाएगी और साहब ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। आज जो दलीलें दी हैं, मतलब शर्मसार करती हैं कि 70 साल की डेमोक्रेसी के बाद आज हम यहां खड़े हैं कि एक ईडी का डायरेक्टर नहीं हुआ तो कंट्री की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो फिर ये देश कौन चला रहा है? तो फिर मोदी जी नहीं चला रहे, फिर ईडी डायरेक्टर चला रहा है। यही मेरे ख्याल से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बोला है। इस हिस्से को आप जरा इसको नरेट करिए, जो बोला है यहाँ पे कि द एंटायर फोकस इज ऑन दिस ईडी डायरेक्टर। यही बोला है कि इंस्टीट्यूशन, नहीं, उससे और भी अच्छा बोला है, द कोर्ट हैड डेल्ट विद FATF। ये सिंघवी का कहना है कि कोर्ट ने FATF, ये पहले से भी कोर्ट जानता है कि उसका क्या रोल है। This is like a review petition in open court. This is like whole country is on the shoulder of one person. कि एक के आदमी के कंधे पे आपने पूरी देश रख दी है। वो नाम है ईडी डायरेक्टर। It is being told so why. Today we have gone up. अच्छा, FATF अपनी असेसमेंट करता रहता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब अगर इतना बड़ा खतरा है, FATF की रेटिंग हमारी नीचे आ जाएगी,
तो एफएटीएफ तो ये रेटिंग 24 पे देगा, 24 तक ये जान चलेगी। इनको रहने दीजिए, तो इनको 24 तक बनाए रखिए साहब। अभी बताइए, वही सेंटेंस है, इफ द एफएटीएफ एंड्स इन 2024 देन व्हाई एक्सटेंशन टिल अक्टूबर 15 ओनली एंड नॉट 2024। अब हम लोग की बात तो जो कह रहे हैं, हम लोग की अनफिनिश्ड पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि करना चाहते हैं, वो पर्दे के पीछे है। और ये भी इसमें है कि इंस्टीट्यूशन, इससे लगता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आदमी यही इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट। द एंटायर फोकस इज ऑन ईडी डायरेक्टर एज an institution. We will be sorry. Review which happens for 2 years and one person steps down and review falls. कि इतने साल से चल रहा है, एक पर्सन अगर पद पे नहीं रहेगा तो हमारे देश का जो रिव्यू है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके वो नीचे गिर जाएगा। और कहा कि 40 रेगुलेशंस हैं जिसको लेके एफएटीएफ आता है, ईडी के पास सिर्फ 2 हैं। हम अगर आपकी बात मान, वैसे तो एक ही है, पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग जिसको कहते हैं, लेकिन अगर हम मान भी ले आपकी बात कि आप चलिए टेरर फंडिंग वाला भी है हवाला के थ्रू, तो 2 हैं, बाकी 40 देखता है एफएटीएफ, जिसके लिए अलग अलग एजेंसीज है भारत में। तो क्यों ईडी के डायरेक्टर की आपको जरूरत पड़ रही? मतलब इतना बचकाना था ये सरकार का स्टैंड, गिड़गिड़ाना और कहना कि साहब देश खत्म हो जाएगा, देश खत्म बर्बाद हो जाएगा। जो संजय मिश्रा जी हैं स्क्रीन पर जिनको आप देख रहे हैं, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि संजय मिश्रा कितने मोदी जी के लिए ज़रूरी हैं। 2084 बैच के आईआरएस हैं, इनकम टैक्स अलग अलग महकमों में रहे हैं, दिल्ली के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे हैं और माना जाता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ऑब्वियसली आईएएस अफसर हैं और बहुत अहम पदों पर रहे। लेकिन सवाल ये है, जो आईआरएस अफसर, आईआरएस ही बोला मैंने जी, हाँ, और लेकिन सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार आरोप लगाती रही हैं कि जिस ढंग से ईडी ने पॉलिटिकल अपोनेंट को, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, तंग किया, छापे मारे। कुछ खबरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सिंह साहब, कुछ खबरें जैसे हैं तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जहां भी हो, एक भी जगह ईडी के छापे की जद में 12 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, 1300 से ज्यादा विधायक हैं, उसमें से सैकड़ों मंत्री हैं हर राज्य में, और यहां केंद्र में इतने मंत्री हैं। कहीं पता चला कि किसी 12 राज्य में कहीं ईडी कार्रवाई कर रही है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। कोई जीरो करप्शन, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, और सारे हरिश्चंद्र के वारिस हैं एकदम, ना ठन्नी चौनी में, सिक्के में भी कुछ तो पार्टी में खास बात है। जो करप्ट है, जो ईडी की जद में है और जेल जा चुके हैं ईडी, वो भी जब पार्टी में आ जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ तो मेरे ख्याल से इस पे कुछ है जो वॉशिंग पाउडर वो इनको धो देता है, ऐसा कुछ इंप्रेशन जा रहा है कि आप जैसे ही इसमें आ जाएंगे सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो ईडी का इस्तेमाल और ये सारी बातें, एफएटीएफ जो इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर्स फ्रांस में है, पेरिस में, पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, वो कम से कम इंडिया के अखबार तो पढ़ता ही है ना। क्या उसको ये चीजें नहीं मालूम है कि आपके यहाँ ईडी क्या कर रहा है? तो रेपुटेशन तो आपकी ऐसे भी जा रही है। एक और बात हुई सिंह साहब कि जब जस्टिस, यही 3 जज हैं जिन्होंने फैसला दिया था, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल, जब पिछली बार जजों ने कहा, 3 जजों की बेंच ने फटकारते हुए कि आप सीधे से, ये मामूली फैसला नहीं था, एकदम साफ था कि आप उनको रुखसत करिए, 31 जुलाई लास्ट डेट, और उससे पहले अपॉइंट कीजिए। और उसके बाद आज क्या हुआ वो आप जानते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला उस दिन आया तो अमित शाह का एक बयान आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडी अगर देखें तो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बयान निर्मला सीतारमण दे सकती थी, वो भी जरूरी नहीं था, लेकिन अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया, स्क्रीन पर बयान है कि ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले अमित शाह खुश होने वाले भ्रम में जी रहे हैं और ईडी जैसे काम करता है वैसे करता रहेगा, भ्रष्ट कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की ईडी की शक्तियां पहले ही वैसी रहेगी, और तमाम बातें जो अमित शाह ने कही पिछले वाले जजमेंट, पिछले वही मैं दिखा रहा हूं पीछे, और उन्होंने उसमें कुछ परिवारवाद, भ्रष्टाचार ऐसा भी जिक्र किया, इसमें नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा बोला था जिससे समझ में आ रहा है कि किसके लिए कर रहे। तो अमित शाह खुश हुए, इसका मतलब उस समय मान लिए कि अब इस ईडी डायरेक्टर को रफा दफा करना ही होगा। लेकिन मुझे लगता है फिर लगा कि नहीं, एक बार कोर्ट में जाए, क्योंकि उस समय तो इनके इससे लगा कि खुश मत हो, चलो हम मान लिए, लेकिन जो भी आएगा डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा था जी कि इनको हो सकता है कि ये लगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाए,
तो अब क्या करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की मकबूलियत बढ़ रही है और भारतीय समाज में राहुल गांधी को एक अच्छा चैलेंज राहुल गांधी दे रहे हैं सत्ता को। अब ऐसे में ये जो है कि आप राहुल गांधी ईडी के चक्र में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश हो सकती है कि नहीं, एक राउंड अगर इससे बच भी गए तो राहुल गांधी को किस तरह लपेटा जाए, ये ईडी का एक नया कुचक्र हो सकता है जिसका खतरा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दिया है तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी सतर्क रहना पड़ेगा, एक वॉचफुल वो रहना पड़ेगा कि इसके आड़ में ईडी में हो क्या रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं देख, ये आपने दे तो दिया है, दुहाई दिया कंट्री के इज्जत की और क्या क्या सब बताया, तो दे तो दिया है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसके आड़ में कुछ और तो नहीं हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखेगा क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। और जब केस खत्म हो गया, उसके फैसले को एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर ये मामला वहां खत्म होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बाद भी तो केसेस आएंगे जी, लोग आएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आएगा, यही लोग कॉमन कॉज के लोग आएंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक इंटायरिटी में इसको देखना पड़ेगा। आपने रिलैक्सेशन दे दिया, बिल्कुल, लेकिन उसका नतीजा का कोलेटरल डैमेज कहीं और तो नहीं हो रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में उसके बाद भी आता है कि ये दलीलें एसजी ने, तुषार मेहता ने जो भी दी, जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन जिस नियुक्ति को, एक्सटेंशन को, दरअसल दूसरे एक्सटेंशन को ही अगर सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि अवैध है, इलीगल है, आपने ऑर्डिनेंस बना के और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया, 1 साल एक्सटेंशन दिया, उसके बाद जो अवैध है, जो इलीगल है, उसको सुप्रीम कोर्ट भी क्यों 45 दिन दे रहा है? और ये तो फिर पॉलिटिकल लोगों ने सवाल उठाया, फिर तो उसके फैसले पर भी वैसे लॉ में इसको अच्छा नहीं माना जाता कि अगर आप इलीगल नहीं कहते, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने इलीगल कह दिया, हाँ। इलीगल को आपने फिर समय दे दिया कानून में। अच्छा, ये सामने देखते हुए कि ये व्यक्ति जो बैठा है ये इलीगल डिक्लेयर हो चुका है, आज उसकी भी क्या स्थिति होगी? अगर वो इलीगल है और बैठा हुआ है, 1.5 महीने और बैठेगा, तो उसको कैसे लिया जाएगा और उसके कंडक्ट्स को हम कैसे लेंगे? कल हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हुजूर ये व्यक्ति जो इलीगल बैठा है, इसने ये ऑर्डर दिया, हम इसका ऑर्डर नहीं माने। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक बैलेंस इसमें लिया है, एक जो व्यू लिया है और कहा भी है। ये सेंटेंस मुझे अक्सर बहुत हॉन्ट कर रहा, तब से जब से ये हमने जजमेंट देखा, तो वो हॉन्ट ये कर रहा है, आप जरा गौर कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही एक कंप्रोमाइज इसमें लिया है, कंप्रोमाइज व्यू लिया है, जिसमें कहा है वी फाइंड दैट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये बात हमें इसने दिया है, बार एंड बेंच के उससे आया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर ये सेंटेंस है कि वी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वी परमिट ईडी डायरेक्टर टू कंटिन्यू फॉर सम मोर पीरियड। अब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें आप किसी को इलीगल जिसको डिक्लेयर कर दिया है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट कौन सा है जो लार्जर है? वो सिर्फ यही है कि सरकार ने इतना बड़ा एक ऑरा क्रिएट किया, भ्रम, स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया कि लगा जजेस को कि भाई हो सकता है कि इसमें ऐसा कुछ हो, और एक कंप्रोमाइज, ये जजमेंट दरअसल एक कंप्रोमाइज, जैसे राम जन्मभूमि का जो जजमेंट है वो बेसिकली एक कंप्रोमाइज है, जजेस ने माना भी, वो जजेस यूनानिमस जो जजमेंट हुआ है, एक वो कंप्रोमाइज है कि भाई तुम यहां कर दो तो तुमको वहां दे देते हैं। लगभग वही स्थिति इस जजमेंट में भी है कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हम एक इलीगल व्यक्ति को, जिसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, हम उसको भी इस समय 1.5 महीना और रख रहे हैं। तो लॉ में ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक समझौता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट कोर्ट ने कहा है, मेरे ख्याल से उससे मुराद जो है कोर्ट की वो नेशनल इंटरेस्ट से है, जिसको कि सरकार ने कहा कि साहब नेशनल इंटरेस्ट बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेपुटेशन, मतलब क्या क्या नहीं कह दिया। मजाक लगता है कि कल जब आप मोदी जी मंच पे जाएंगे तो देश की रेपुटेशन अगर एक ईडी के रहने न रहने से 3 महीना रह जाएगा तो कंट्री की रेपुटेशन आसमान पे चली जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही हल्की बात है, लेकिन अब मजबूरी है करना। अब थोड़ा पॉलिटिकल अगर देखें, जैसे ये द टेलीग्राफ की एक हेडलाइन है
चूंकि ये बार बार बात आती है कि ईडी पिछले 4-5 सालों से काम कैसे कर रही है। आपको याद होगा शायद, अगर 2014 के पहले 12-11 रहा होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए कहा था पिंजरे में बंद तोता है जी, वो दौर था। आज की तारीख में तो तोते से भी बुरी हालत है, और तब एक तोता था, अब सारे तोते बन के हैं। अब ये टेलीग्राफ ने हेडलाइन छापा था, इन रिपब्लिक ऑफ रेड्स ऑल नो हु इज नेक्स्ट। रेड राज करके छापा था कि कैसे, तो हर राज्य में जहां छापे मारे गए हैं ईडी और सारी एजेंसियों के, सबके सब विपक्ष के हैं। तो इस ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन से ये खतरे कि जो बचे हैं वो कुछ और अगले 45 दिन में कुछ ऐसे कार्रवाई नहीं किया कि जो हम लोगों ने पहले आशंका जताई। 26 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बाहर हैं। वो बाहर क्यों हैं? और जो बाहर हैं, अगर वो वैलिड रीजन से बाहर हैं तो उनको अंदर लाना भी इनका काम है। तो जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन इसके हैं, एक्चुअली ईडी को आपने जिस तरह कर दिया है उसमें और कुछ करना ही नहीं है। ईडी एक नोटिस देगा और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो यही होगा, हाँ भाई आ रहे हो इधर आ रहे हो, पॉलिटिकल सिस्टम में किसी को फोन करेगा और उसके बाद होगा कि भाई इधर आओ तो बचो। नहीं पहुंच जाते, अब तो फोन का जमाना नहीं रहा, पता नहीं कौन पेगासस लगाए हो। सही बात। लेकिन अब ये है कि पहुंच के और वो एक निगोशिएशन होगा जिसकी जानकारी हमें आपको नहीं होगी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बिल्कुल अलग है। तो लिहाजा वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होगा और कुल मिला के ये होगा कि जो बाहर बैठे हैं, जो 4-6-10 पार्टियां हैं, वो भी सजदा करने आ जाएंगी। अगर नहीं आती है तो यही मुझे लगता है कि 15 जो ये मांग रहे थे 3 महीने का, जो अक्टूबर 15 तक मांग रहे थे, उसके पीछे यही कारण था कि कुछ जो काम अनफिनिश्ड टास्क जो बचा हुआ है वो हम पूरा कर लें। चलिए, बहरहाल तो सबसे बड़ी बात यही है कि ठीक है, ये देखिए जैसे ये आधा ग्लास है, तो कहते हैं ना आधा ग्लास भरा है आधा खाली है। आप इसको जिस नजरिए से देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से देखें तो वो चाहते थे कि 15 अक्टूबर तक एक्सटेंशन मिले या नवंबर तक रहे, उन्हें 15 सितंबर तक दिया गया। तो आधा भरा हुआ है अगर देखें सरकार के हिसाब से, आधा खाली है कि आपको एक ईडी डायरेक्टर के लिए फटकार के बाद दोबारा जाना पड़ा। वो सारी दलीलें दी जिसका जिक्र कर रहे हैं, और ये परसेप्शन तो बनेगा कि आखिर एक ईडी डायरेक्टर इतना अहम क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि क्या आपके पास दूसरा कोई काबिल डायरेक्टर ही नहीं है, और 2 साल से नहीं है, बार बार एक आदमी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क, उसके प्रधानमंत्री विश्वगुरु, और एक ऐसा अधिकारी IRS नहीं है जिसको ईडी डायरेक्टर पे इस मिश्रा जी का विकल्प बना सके। तो कल भी मैंने कहा ये मिश्रा जी में सुरखाब के पर लगे हैं, कौन सी क्वालिटी है साहब? अगर लगे हैं तो भारत रत्न इनको क्यों नहीं दे देते? सही बात, क्योंकि 70 साल में ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया जो इतना इंडिस्पेंसिबल हो गया हो। तो पहला काम करिए कि भले सुप्रीम कोर्ट ने इनके अपॉइंटमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया हो, ये तो भारत रत्न का पात्र है ये व्यक्ति। सही बात है। बहरहाल तो इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। मेरी नज़र थी कि सुप्रीम कोर्ट करता क्या है, और ऐसे भी हम सब लोग चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अलग अलग समय पर आपको बताते रहें। जैसे राहुल गांधी के केस में भी देखा, NK सिंह साहब भी हमारे साथ थे। राहुल गांधी के मामले की 4 अगस्त को सुनवाई है, और 4 अगस्त बहुत अहम तारीख है। हम कोशिश करेंगे कि उस दिन फिर हम इसी तरह से बात करें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। सिंह साहब को आप वीडियो में लगातार देख रहे हैं, एक्सपर्ट NK के नाम से इनका पॉलिटिकल एनालिसिस आता है। आज भी एक वीडियो है, और अक्सर हम इनसे गुजारिश करते रहेंगे कि अपनी बात अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।